दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों राजस्थान के अफवाह तंत्र से पहले मैं अपने चैनल मंगल जी सर पे आपको टेंसेस शेयर कर चुका हूँ, जिसका मुझे शानदार रेस्पॉन्स मिला है। दोस्तों राजस्थान का अफवाह तंत्र राजस्थान जीके का मेन टॉपिक है। चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, आरएस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रीड हो और राजस्थान कांस्टेबल हो, चाहे पटवार हो, सभी में 5 अंक, कम से कम 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं। कितने अंक के? 5 अंक के। और दोस्तों ये 5 अंक अगर आप आज ध्यान से पढ़ोगे तो ये 5 अंक बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ। दूसरा है अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ। तीसरा है अंतर प्रवाह वाली नदियाँ, अंतर प्रवाह वाली नदियाँ। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ और अंतर प्रवाह वाली नदियाँ। दोस्तों अंतर प्रवाह वाली नदियाँ वो नदियाँ होती है जो अपना जल किसी बड़ी समुद्र या सागर में नहीं लेकर जाती है और बीच में ही अपने जल को वहाँ धरातल पर ही समाप्त कर देती है, वो होती है अंतर प्रवाह वाली नदियाँ। दोस्तों राजस्थान के बीचों बीच में से, दोस्तों राजस्थान के बीचों बीच में से ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। दोस्तों अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी भाग और पश्चिम भाग। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी भाग की ज़्यादातर नदियाँ अपना जल कहाँ लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और राजस्थान के पश्चिम भाग की इस भाग की नदियाँ अपना जल ले जाती है अरब सागर में। कहाँ ले जाती है? अरब सागर में। और इस भाग में अंतर प्रवाह वाली नदियाँ हैं, अंतर प्रवाह वाली नदियाँ। दोस्तों राजस्थान के अफवाह तंत्र में 7% अफवाह तंत्र, 17% अरब सागरीय और 23% 23% बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ। कौन सी? बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ 3 है। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ, पहली है बाणगंगा, बाणगंगा। दूसरी है गंभीर, तीसरी है चंबल। दोस्तों ये 3 नदियां हैं जो अपने जल को यमुना नदी में मिलाती है। किसमें? यमुना में। यमुना ले जाती है गंगा में और गंगा ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, ये 3 नदियां अपने जल को कहाँ ले जाती है? यमुना नदी में। यमुना नदी अपने जल को कहाँ ले जाती है? गंगा नदी में। और गंगा नदी इन सब के जल को कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों इन तीनों नदियों की छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, उनकी हम अभी विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम बाणगंगा। कौन सी नदी देखते हैं? बाणगंगा। दोस्तों बाणगंगा, बाणगंगा कौन सी नदी? बाणगंगा। ठीक है दोस्तों, बाणगंगा को दोस्तों अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। किसकी गंगा? अर्जुन की गंगा। किसकी? अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं?
दोस्तों अर्जुन की गंगा, इसको इसलिए कहते हैं कि जब पांडवों को पांडवों को 12 वर्ष का वनवास लगा था। कितने वर्ष का वनवास लगा था? 12 वर्ष का। और 1 वर्ष का अज्ञातवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो दोस्तों 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने कहाँ गुजारा था? विराट नगर में। कहाँ गुजारा था? विराट नगर में। अज्ञातवास का मतलब होता है कि कोई उनको नहीं जाने। अगर पांडवों को कोई अज्ञातवास में कोई जान जाए, भाई ये अर्जुन है, ये भीम है, ये नकुल है, तो वापिस फिर 12 वर्ष का वनवास हो जाए। तो वो अपना अज्ञातवास कहाँ काटे थे? विराट नगर में। तो विराट नगर में एक बार पांडवों की पत्नी द्रौपदी को प्यास लगाई थी, और उसकी प्यास को बुझाने के लिए अर्जुन ने अपने बाण से एक नदी को उत्पन्न किया था, और उसी नदी का नाम है बाणगंगा। उसी नदी का नाम क्या है? बाणगंगा। ठीक है दोस्तों, बाणगंगा। उद्गम, बाणगंगा का उद्गम बैराट की पहाड़ियां। दोस्तों बैराट की पहाड़ियां जयपुर। कहाँ? बैराट की पहाड़ियां जयपुर। दोस्तों उसी विराट नगर का नाम बैराट है। उसी विराट नगर का नाम बैराट है। जयपुर के नजदीक जो बैराट की पहाड़ियां है, वहां से ये बाणगंगा नदी निकलती है। इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। किसकी गंगा? अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा। दोस्तों इसकी 3 सहायक नदियां हैं। गुमटी नाला, सूरा या सूरा और पलोसन। दोस्तों ये 3 नदियां बाणगंगा की सहायक नदियां हैं। बाणगंगा की सहायक नदियां हैं। दोस्तों बाणगंगा जयपुर से बहने के बाद दोस्तों बाणगंगा यहां से निकलती है। कहां से निकलती है? यहां से। यह है बैराट की पहाड़ियां। बैराट की पहाड़ियां जयपुर। ठीक है दोस्तों, ये नदी यहां से निकलती हुई यहां से दौसा जाती है। दौसा के बाद में भरतपुर जाती है। फिर यहाँ फतेहाबाद के बाद में यमुना नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? यमुना नदी में। कहाँ मिलती है? फतेहाबाद यूपी में। कहाँ मिलती है? फतेहाबाद यूपी में दोस्तों। अब दोस्तों जयपुर से निकलने के बाद में यहाँ एक बड़ा बांध है। यहाँ एक बड़ा बांध है। उस बांध का नाम है जमुआ रामगढ़। दोस्तों इस बांध से जयपुर में पेयजल की व्यवस्था होती है। कहाँ पे होती है? जयपुर में पेयजल की व्यवस्था। फिर ये नदी यहाँ जयपुर से यहाँ दौसा जाती है। दौसा के बाद में ये भरतपुर होती हुई यह नदी फतेहाबाद जाती है। दोस्तों इसी नदी से जो केवलादेव अभयारण्य है, केवलादेव अभयारण्य जिसमें दोस्तों पानी की सप्लाई होती है। कौन सी नदी से पानी की सप्लाई होती है केवलादेव अभयारण्य में? बाणगंगा से। दोस्तों इस नदी को रुंडित नदी भी बोलते हैं। इस नदी को
रुंडित नदी भी बोलते हैं। कौन सी नदी को रुंडित नदी बोला जाता है? कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिए। तो दोस्तों बाणगंगा नदी को रुंडित नदी बोलते हैं। रुंडित नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कई बार या भरतपुर में अपने जल को यहीं भरतपुर में समाप्त हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे यहाँ फैल जाता है इसका पानी और यहीं पे इसकी सीमा खत्म हो जाती है। इसी कारण इसको रुंडित नदी भी कहते हैं। दोस्तों कई कंपटीशन में इसी नदी को अंत प्रवाह वाली नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये कई बार ये नदी यहीं पे भरतपुर में ही समाप्त हो जाती है, इसी कारण इसको रुंडित नदी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी दोस्तों बाणगंगा। क्या? बाणगंगा। आप एक छोटी सी नदी और है गंभीर नदी। हाँ दोस्तों, एक और बाणगंगा के बारे में। दोस्तों अगर जयपुर में बाढ़ आए तो सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होगा? तो दोस्तों अगर यहाँ पे बाढ़ आता है तो सबसे बड़ा नुकसान भरतपुर में होगा। कहाँ होगा? भरतपुर में। दोस्तों ये कई बार कंपटीशन में आ चुका है। अगर बाणगंगा में बाढ़ आ जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन से डिस्ट्रिक्ट को होगा? तो दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान भरतपुर को होगा, क्योंकि भरतपुर में जाते इसका पानी ऐसे फैल जाता है तो यहाँ पर पानी हो जाएगा और भरतपुर यहाँ पर जलमग्न हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर बैराट की पहाड़ियों में बाढ़ आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान भरतपुर को होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी बाणगंगा। ठीक है, अब बाणगंगा के बाद में एक छोटी सी नदी है गंभीर। ठीक है दोस्तों, इसका उद्गम स्थान नाहदोती की पहाड़ियां करौली है। नाहदोती की पहाड़ियां करौली है। दोस्तों इसकी भी 3 सहायक नदियां हैं, पांचना, सेसा और खेर। ठीक है दोस्तों, ये कोई ज्यादा बड़ी नदी नहीं है। अब इस पांचना बांध पे एक पांचना बांध भी है करौली में। पांचना बांध जो मिट्टी का बना हुआ, किसका बना हुआ है? पांचना बांध मिट्टी का बना हुआ। दोस्तों मिट्टी का बना हुआ। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, कौन सा बांध मिट्टी का बना हुआ है? राजस्थान का कौन सा बांध मिट्टी का बना हुआ है? तो उसका आंसर होगा पांचना बांध। कौन सा बांध होगा? पांचना बांध। दोस्तों ये करौली के यहाँ से नाहदोती की पहाड़ियों से निकलती है और ये नदी भी सीधी जाकर इटावा के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। और दोस्तों गंभीर नदी का एक मोस्ट क्वेश्चन भी है, जो बाबर और राणा सांगा के बीच में जो खानवा का युद्ध हुआ था, वो मैदान इस नदी के ऊपर है। खानवा का मैदान कौन सी नदी पर है? दोस्तों सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, खानवा का मैदान कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों खानवा का मैदान गंभीर नदी पर है। गंभीर नहीं दोस्तों, गंभीर नदी पर। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है इस नदी का। खानवा का बांध कौन से मैदान पर हो? खानवा का मैदान कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों वो गंभीर नदी के पास में है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि मिट्टी का बना हुआ पांचना बांध कौन सी नदी पर है? वो पांचना नदी पर। ठीक है दोस्तों, ये होगी गंभीर नदी। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों राजस्थान की मेन नदी। कौन सी नदी? चंबल। ठीक है दोस्तों, चंबल को
चरमनवती, चरमनवती, चरमनवती और कामधेनु भी कहते हैं। चरमनवती और कामधेनु, चंबल के ये दोनों निकनेम है। चंबल की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी दोस्तों, चंबल की सहायक नदी बनास है, बामणी है, मेज है, काली सिंध है, काली सिंध है और पार्वती सेकंड और कोराल। ये नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? बनास नदी, बामणी नदी, मेज नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, पार्वती सेकंड और कुराल नदी। दोस्तों ये सब नदियां चंबल नदी की सहायक नदियां हैं और चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी की सहायक सबसे बड़ी नदी। दोस्तों याद रखना, ये कई बार कंपटीशन में पूछते हैं चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो नदी है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं मैप के द्वारा चंबल नदी कहाँ से निकलती है और चंबल की सहायक नदियाँ कौन सी है, चंबल पे कौन कौन से बांध है। अब इनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। दोस्तों चंबल नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से। यह है दोस्तों विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वतमाला, जाना पाव की पहाड़ियां, मऊ, इंदौर एमपी। दोस्तों चंबल नदी विंध्याचल पर्वतमाला की जाना पाव की पहाड़ियां जो मऊ में है, डिस्ट्रिक्ट इंदौर एमपी से निकलती है और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़, यहाँ 84 गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। ये राजस्थान में प्रवेश है। राजस्थान में चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? 84 गढ़। और चंबल नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? एमपी की विंध्याचल पर्वतमाला की जाना पाव की पहाड़ियां मऊ। ध्यान रखना दोस्तों, जाना पाव की पहाड़ियां मऊ जो कि एमपी के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। वहां से इस चंबल नदी का उद्गम है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की 84 गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर प्रवेश करने के बाद, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करने के बाद में कोटा बूंदी बहती हुई ये नदी, यहाँ सवाई माधोपुर से भरतपुर तक दोस्तों, यहाँ तक ये राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है। राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है। कौन सी नदी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चंबल। फिर चंबल यहाँ से भरतपुर से फिर यूपी और एमपी की सीमा बनाती है। किसकी? पहले तो राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है, फिर बाद में यहाँ यूपी और एमपी की सीमा बनाती है। और यहाँ इटावा के पास में,
में ये यमुना नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में। चंबल नदी यमुना नदी में कहाँ मिलती है? यूपी के इटावा के पास में ये यमुना नदी में मिलती है। पहले तो दोस्तों ये राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है, राजस्थान और एमपी की। फिर यहाँ पे ये यूपी और एमपी की सीमा बनाती है। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये राजस्थान में प्रवेश करने से पहले इस पर यहाँ पर एक बड़ा बांध है, यहाँ पर एक बड़ा बांध है और उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। दोस्तों ये गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, ये एमपी में है। कहाँ है? एमपी में। अब फिर यहाँ पर ये राजस्थान में प्रवेश करते यहाँ से एक नदी चित्तौड़गढ़ से जो यहाँ पर चंबल नदी में मिलती है, इस नदी का नाम है बामणी। कौन सी नदी मिलती है? बामणी नदी। राजस्थान में प्रवेश करते ही इसको चित्तौड़गढ़ में एक नदी इसमें मिलती है जिसका नाम है बामणी। और इसी बामणी नदी जहां मिलती है यहाँ पर दोस्तों चूलिया प्रपात है। चूलिया प्रपात। कौन सा प्रपात है? चूलिया प्रपात। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, जहां पर चंबल नदी में बामणी नदी मिलती है। दोस्तों चूलिया प्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना, चूलिया प्रपात की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। कितनी है? 18 मीटर। फिर दोस्तों यहाँ पर एक बांध है, यहाँ चित्तौड़गढ़ में एक बड़ा बांध है, उस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहां पर कोटा और बूंदी की सीमा पर, ये पश्चिम भाग थोड़ा बहुत ही बूंदी के टच होता है, बाकी भाग कोटा में है। और ये है कोटा बेराज ओ जवाहर सागर। कौन सा है? जवाहर सागर। जवाहर सागर। इसके बाद में यहां पर कोटा में कोटा बेराज। कोटा बेराज। दोस्तों इस नदी पर विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के अंदर, कितने किलोमीटर के अंदर? 100 किलोमीटर के अंदर 4 बांध है। ये विश्व की एकमात्र नदी है जहां पर 100 किलोमीटर के अंदर 4 बांध है। चारों बांध कौन कौन से? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बेराज बांध। ठीक है दोस्तों। अब ये 4 बांध में से 3 बांध तो राजस्थान में है और एक बांध है एमपी में। वो बांध कौन सा है? कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान वो चंबल नदी पर कौन सा बांध है जो राजस्थान में नहीं है? दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, वो है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। और राजस्थान के 3 बांध राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बेराज। दोस्तों ये तीनों बांध राजस्थान में चंबल नदी पर है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई बांध की बात। ठीक है। अब दोस्तों इसकी सहायक नदी बामणी नदी यहां मिल गई, यहां पर चूलिया प्रपात है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद एक नदी एमपी के यहां से सुसनेर की पहाड़ियों से यहां से एक नदी आहू नदी निकलती है। कौन सी नदी? आहू नदी। कौन सी नदी निकलती है सुसनेर से? आहू नदी। और एक नदी यहां देवास की पहाड़ियों से,
देवास की पहाड़ियों से। ये नदी यहां झालावाड़ में प्रवेश करती है और यहां नानेरा कोटा के पास में जाकर ये नदी चंबल नदी में मिल जाती है। और ये नदी यहां पर गागरोन है। क्या है? गागरोन का किला, गागरोन। ठीक है दोस्तों, ये नदी है काली सिंध। ये नदी कौन सी है? काली सिंध। काली सिंध, काली सिंध नदी कहाँ निकलती है? एमपी की देवास की पहाड़ियों से। और ये नदी है आहू नदी, जो एमपी के सुसनेर से निकलती है और यहाँ राजस्थान में झालावाड़ के नंदपुर, कहाँ से? नंदपुर में से राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये जो काली सिंध नदी है राजस्थान के रायपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये यहाँ नानेरा कोटा में जाकर, कहा? नानेरा कोटा में जाकर ये चंबल नदी में मिलती है। कहां से निकलती है काली सिंध नदी? काली सिंध नदी निकलती है देवास की पहाड़ियों से, जो एमपी में स्थित है। यहां से झालावाड़ के रायपुर से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और फिर ये इसके बाद में अपने जल को यहाँ नानेरा कोटा के पास में जाकर ये चंबल में मिल जाती है। दोस्तों, जहां पर आहू और काली सिंध मिलती है, यहाँ पर झालावाड़ का गागरोन का किला है। गागरोन का किला राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग, जो कहाँ पर है? गागरोन। गागरोन है झालावाड़ में। कहाँ पे है दोस्तों? गागरोन। जहां पर आहू नदी काली सिंध नदी में मिलती है, उस जगह का नाम है गागरोन। और जहां पर ये राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग, जो झालावाड़ गागरोन में स्थित है। ठीक है दोस्तों, गागरोन संत पीपा की कर्मस्थली भी है। गागरोन किसकी? संत पीपा की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों एक नदी, जो परवन नदी, यहां से मालवा का पठार एमपी, यहां से राजस्थान वह 12 के बॉर्डर से, राजस्थान वह 12 के बॉर्डर से खरीबोर, कहां? खरीबोर से ये राजस्थान के में प्रवेश करती है। और ये 12 झालावाड़ की सीमा बेटी हुई यहाँ रामगढ़ कोटा में ये काली सिंध नदी में मिल जाती है। दोस्तों, यह है परवन नदी। कौन सी नदी है? परवन नदी। परवन नदी किसकी सहायक नदी है? पहले तो क्वेश्चन ये आ जाए, परवन नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, परवन नदी काली सिंध नदी की सहायक है। किसकी सहायक नदी है? काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? और वो यहाँ पर चंबल नदी की सहायक है। और काली सिंध की एक और नदी सहायक नदी है, वो है आहू। कौन सी नदी है? आहू। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस परवन नदी पर दोस्तों एक अभयारण्य है, शेरगढ़ अभयारण्य, जो कि 12 में स्थित है। कौन सा? शेरगढ़, जो कि 12 में स्थित है। दोस्तों, ये शेरगढ़ अभयारण्य सर्पों की शरण स्थली है। दोस्तों, प्रश्न आ जाए कि कौन सा अभयारण्य सर्पों की शरण स्थली है, कई बार कंपटीशन में आ चुका है। तो दोस्तों वो है शेरगढ़ अभयारण्य। कौन सा है? शेरगढ़। तो दोस्तों ये भी
काली सिंध की सहायक नदी हो गई। दोस्तों एक नदी और है यहां से, जो कि सीहोर से निकलती है, सीहोर एमपी से निकलती है, और यह है पार्वती, पार्वती सेकंड, और ये क्रियाट, क्रियाट 12 में राजस्थान में प्रवेश करती है, और पालिया कोटा के पास में ये जाकर ये चंबल में मिल जाती है। कहाँ? पालिया, पालिया में जाकर ये चंबल में मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो होगी जो चंबल नदी के इस एमपी से आने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी होगी? काली सिंध, काली सिंध की 2 सहायक नदियाँ हैं, आओ और परवन, और फिर बाद में यहाँ पार्वती सेकंड। दोस्तों एक बार दोबारा और बता रहा हूँ, आओ नदी कहाँ से निकलती है? सुसनेर से, और राजस्थान प्रवेश कहाँ करती है? नंदपुर झालावाड़ से, और काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? देवास की पहाड़ियाँ एमपी से, और रायपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और परवन नदी कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से, और ये खरीबोर से राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये पार्वती सेकंड जो सीहोर की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है, और कैलियाहाट 12 से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और पालिया कोटा में जाकर मिलती है। काली सिंध नदी नानेरा कोटा में मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये तो नीचे वाले भाग से ये चंबल की सहायक नदियाँ होती। अब यहाँ राजस्थान की कौन कौन सी ऊपर से चंबल की सहायक नदी है? ठीक है दोस्तों, अब एक नदी यहां से राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से, राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से बहती हुई यहाँ चित्तौड़ होती हुई, भीलवाड़ा होती हुई, टोंक होती हुई, जयपुर होती हुई, जयपुर नहीं, टोंक, टोंक के बाद में सवाई माधोपुर, और फिर यहाँ जाकर रामेश्वर में चंबल में मिल जाती है। दोस्तों यह है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। ये राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे नदी है, सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी है। दोस्तों इससे पहले इस चंबल नदी की 2 सहायक नदी और रह गई। एक नदी यहां से बिजोलिया से, बिजोलिया भीलवाड़ा से, बिजोलिया भीलवाड़ा से यहाँ पर चंबल नदी में मिलती है। इस नदी का नाम है मेज। क्या नाम है? मेज नदी ऊपर से मिलती है। दोस्तों मेज नदी से पहले यहीं भीलवाड़ा से एक नदी और इस चंबल में मिलती है, इसका नाम है कोराल। क्या नाम है? कोराल। एक मेज नदी की सहायक नदी जो बूंदी से निकलती है, इसका नाम है मांगली। कौन सी नदी है? मांगली। दोस्तों इसी मांगली नदी पर एक जलप्रपात है, भीमताल। कौन सा जलप्रपात है? भीमताल जलप्रपात, भीमताल जलप्रपात। दोस्तों कौन सी नदी पर है? मांगली नदी पे। कहाँ पे है? बूंदी में। और ये किसकी सहायक नदी है? मेज नदी की। और मेज नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक यहाँ पर एक झूलता हुआ ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज। ये दोस्तों कोटा में है। कौन सी नदी पर है दोस्तों? ये चंबल नदी पर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों चंबल नदी के बारे में देखो। चंबल नदी के बारे में दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चंबल नदी का उपनाम सरमनवती और कामदेव, कामदेव, ये 2 इसका उपनाम है। ठीक है दोस्तों। उद्गम जाना पाओ की पहाड़ियां,
पहाड़ियां, मऊ, इंदौर, कहाँ, इंदौर। लंबाई, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चंबल नदी। इसकी लंबाई, टोटल लंबाई 966 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 966 किलोमीटर। और राजस्थान में ये बहती है 135 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी बहती है, 135 किलोमीटर। और राजस्थान और एमपी के 241 किलोमीटर ये सीमा बनाती है। क्या बनाती है, कितने किलोमीटर बनाती है, राजस्थान और एमपी की 241 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी इसकी लंबाई। परवा क्षेत्र, परवा क्षेत्र दोस्तों, बनास नदी, चंबल नदी और लूणी नदी, तीनों नदियां राजस्थान के 6 जिलों में से बहती है। कितने जिलों में से बहती है, 6 जिलों में से। और ये बहती है सबसे पहले चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर। दोस्तों, चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में से बहती है। कौन कौन सा, चित्तौड़गढ़ आ गया, बूंदी आ गया, कोटा आ गया, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर। ये इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों इसकी जो सहायक नदी, सहायक नदी, सहायक नदी बनास, मेच, कुराल, पार्वती, सेकंड, काली सिंध और बामनी, ये इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, चंबल की दोस्तों। कौन कौन सी, बनास, मेच, कुराल, पार्वती, काली सिंध और बामनी, ये इसकी सहायक नदी है। कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं भाई चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, बनास, मेच, कुराल, पार्वती, काली सिंध और बामनी। काली सिंध और पार्वती नीचे से मिलती है और बनास, मेच, कुराल ये इस पश्चिम भाग से मिलती है। ठीक है, अब दोस्तों बांध, 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 गांधी सागर बांध, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज, कोटा बैराज। ठीक है दोस्तों, ये 4 बांध है चंबल नदी पर, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। दोस्तों, ये तीनों बांध तो राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान में। और गांधी सागर बांध एमपी में है। दोस्तों, अगर इसको क्रम से भी पूछ ले तो आप बता सकते हो, पहला बांध गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा जवाहर सागर, चौथा कोटा बैराज। दोस्तों, अगर इसको उल्टा पूछ ले तो सबसे पहले कोटा बैराज, फिर जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर गांधी सागर। ठीक है दोस्तों, ये 3 बांध राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज जो कि राजस्थान में स्थित है। और एक बांध जो राजस्थान में नहीं है, बहुत बार कंपटीशन में पहुंचा, वो है गांधी सागर बांध। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई इनकी स्थिति। अब दोस्तों, इन तीनों गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध में विद्युत उत्पन्न करते हैं, विद्युत उत्पादन। दोस्तों, ये तीनों बांधों में से विद्युत उत्पन्न होती है। कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध ओनली सिंचाई के काम आता है। किसके काम आता है, सिंचाई के।
तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कौन से बांध से विद्युत उत्पन्न नहीं कर होती है? तो दोस्तों वो बांध है कोटा बैराज। ठीक है, कोटा बैराज। अब दोस्तों ब्रिज, तो दोस्तों इस चंबल नदी पर एक हैंगिंग ब्रिज जो कि झूलता हुआ ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज, ये भी चंबल नदी पर जो कि कोटा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, प्रपात चूलिया जलप्रपात, ये भी चंबल नदी पर, जहां पर बामनी नदी मिलती है वहां पर ये चूलिया जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों इस नदी की विशेषता, राजस्थान की सबसे बड़ी, या लिख देता हूं, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, ठीक है दोस्तों, राजस्थान की बारहमासी नदी है, राजस्थान की बारहमासी यानी 12 मास तक बहने वाली नदी। ज्यादातर नदियां राजस्थान में वर्षा पर आधारित है, लेकिन दोस्तों चंबल नदी 12 मासी नदी है। राजस्थान की नित्य वाहिनी नदी, नित्य वाहिनी मतलब रोज बहने वाली। इसके बाद में दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्धन वाली नदी, राजस्थान की सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्धन वाली नदी। ठीक है दोस्तों, घड़ियालों की क्षणस्थली, ये इसकी मुख्य विशेषता है। कौन कौन सी? राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, राजस्थान की बारहमासी नदी, राजस्थान की नित्यवाहिनी नदी, राजस्थान की सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्धन करने वाली नदी, घड़ियालों की क्षणस्थली, और सबसे ज्यादा सतह जल वाली नदी, ये सब विशेषता चंबल नदी की है, राजस्थान की सबसे। अगर ये क्वेश्चन राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों आ जाएगी चंबल नदी। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रही राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो दोस्तों वो आएगी बनास। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया चंबल नदी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बनास नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? बनास नदी के बारे में। दोस्तों बनास नदी कहां से निकलती है? बनास नदी उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। कहा? खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, बनास नदी कहां से निकलती है? राजस्थान की खमनोर की पहाड़ियों से। यहां पर खमनोर की पहाड़ियां हैं।
पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ, ठीक है। यहां से ये कहां पर, राजसमंद, राजसमंद। अब इसके ऊपर से एक यहां से दिवेर की पहाड़ियों से, कहां से, दिवेर की पहाड़ियों से एक नदी, इस नदी में आकर यहां नंदराई में, नंदराई भीलवाड़ा, नंदराई भीलवाड़ा में आकर मिलती है। इस नदी का नाम है कोटारी नदी। कौन सी नदी है, कोटारी नदी। कहां से निकलती है, दिवेर की पहाड़ियों से, दिवेर की पहाड़ियां, पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, कोटारी नदी। और इसी नदी पर यहां पर एक मेचा बांध है। कौन सा बांध है दोस्तों, मेचा बांध, जो भीलवाड़ा को पेयजल की सप्लाई करता है। कोटारी नदी पर कौन सा बांध है, मेचा बांध, जो भीलवाड़ा को पेयजल की सप्लाई करता है। दोस्तों इसके नीचे से एक नदी जो मोस्ट है, गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। उदयपुर से ये ऐसे राजसमंद में जाकर, ये ऐसे जाकर यहां, यहां यहां बिगोद, बिगोद भीलवाड़ा में संगम में, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में संगम बनाती है। क्या बनाती है, संगम बनाती है। दोस्तों कहां से निकलती है, इस नदी का नाम है बेड़च नदी। क्या नाम है इस नदी का नाम, बेड़च नदी। लेकिन दोस्तों इस नदी पर, यहां पर उदय सागर झील है। कौन सी है झील है, उदय सागर झील। दोस्तों यहां से यहां तक इस नदी का नाम आयड़ नदी होता है। क्या नाम होता है इसका, आयड़ नदी। गोगुंदा से उदय सागर तक इस नदी का नाम क्या होता है, आयड़ नदी। और जवाहर सागर झील से निकलने के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च नदी, जो बनास की प्रमुख सहायक नदी है, जिसके दो नाम है, गोगुंदा से लेकर उदय सागर झील तक तो आयड़ नदी। और दोस्तों इसी नदी के किनारे पर आयड़ सभ्यता स्थित है। फिर उदय सागर के बाद में इस नदी का नाम बेड़च नदी हो जाता है। और ये भीलवाड़ा के बिगोद में, जहां पर एक माडल का भीलवाड़ा से एक मेनाल नदी आती है, वो तीनों नदियों का यहाँ पर संगम हो जाता है। कौन कौन सी नदी होती है संगम में, संगम में बनास, बेड़च और मेनाल। कौन कौन सी नदियों का संगम है, बनास, बेड़च और मेनाल। कहां पर है, बिगोद भीलवाड़ा में। दोस्तों ये बेड़च नदी के बारे में हो गया, कहां से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। इस नदी जहां से निकलती है वहां से उदय सागर झील तक इसका नाम आयड़ नदी है। फिर बाद में इसी का नाम बेड़च नदी हो जाता है। और ये बिगोद भीलवाड़ा में मेना नदी और बनास नदी के साथ में संगम बनाती है। दोस्तों इसी नदी पर गोसुंडा बांध है। कौन सा बांध, गोसुंडा बांध, गोसुंडा बांध। गोसुंडा बांध कौन सी नदी पर स्थित है, वो भी दोस्तों बेड़च नदी है। कौन सी नदी पर है, बेड़च नदी। दोस्तों यहाँ पर एक एमपी से एक नदी आती है, जो यहाँ हरिपुरा में आकर यहाँ मिलती है। इस नदी का नाम है गंभीरी, गंभीरी नदी इस बेड़च नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर मेनाल नदी के साथ में यहाँ बिगोद भीलवाड़ा में बेड़च, बनास और मेनाल का संगम होता है। ठीक है दोस्तों, ये होगी बेड़च नदी, ये हो गई कोठारी नदी और ये बनास नदी है।
बनास नदी। ठीक है दोस्तों, एक यही ऊपर से बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां जो कहाँ है, राजसमंद में। यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है, उस नदी का नाम है खारी नदी। कौन सी नदी है, खारी नदी, जो यहां से निकलती है, यहां से निकलती है, और यहां पर जहां पर बिशनपुर बांध है वहां पर ये एक नसीराबाद किशनगढ़ के पास है, एक नदी वो निकलती है अजमेर से, उसका नाम है डाई नदी। कौन सी नदी है, डाई नदी। कहां से, किशनगढ़, किशनगढ़ के पास से निकलती है, और वो नदी यहाँ पर जो कि राजमहल की पहाड़ियाँ, बिशनपुर है, राजमहल की पहाड़ियाँ, बिशनपुर, बिशनपुर टोडा राइजिंग जो टोंक में स्थित है, यहाँ पर संगम बनाती है। कौन कौन सी नदी, खारी नदी, खारी नदी जो राजसमंद की बिजराल की पहाड़ी से निकलती है, और एक अजमेर की किशनगढ़ और नसीराबाद के पास से निकलती है डाई नदी। तीनों नदियां मिलकर यहाँ पर राजमहल में संगम बनाती है। तो दोस्तों, बनास नदी पर दो संगम तो आ गए, कौन कौन सा, एक तो यहाँ पर बेरच, बनास और मेनाल का संगम होता है, और यहाँ पर डाई, खारी और बनास का संगम होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई खारी और ये। फिर यहाँ दोस्तों, यहाँ जयपुर से, यहाँ से एक डोंड नदी निकलती है, अचरोल जयपुर से, अचरोल जयपुर से, और यहाँ से एक चैनपुरा बस्सी, चैनपुरा बस्सी, ये भी जयपुर में है। यहाँ से मोरेल नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, मोरेल। कौन सी नदी निकलती है, मोरेल। और इसी मोरेल नदी पर इस सवाई माधोपुर में मोरेल बांध है, फिर बाद में ये सवाई माधोपुर में जाकर इस बनास नदी में मिल जाती है। यहाँ पर अचरोल से कौन सी नदी निकलती है, डोंड नदी, जो कि यहाँ लालसोट के पास में, यहाँ जाकर ये इस मोरेल नदी में मिल जाती है, और फिर बाद में ये इस मोरेल में मिलकर यहाँ मोरेल बांध है, फिर बाद में ये इस बनास नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, ये हो गई बनास नदी। ठीक है दोस्तों, उद्गम स्थान बनास की खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, लंबाई 480 किलोमीटर, लंबाई कितनी है बनास की, 480 किलोमीटर। दोस्तों, यहां पर ये रामेश्वर, सवाई माधोपुर, यहाँ एक सीप नदी और मिलती है, तीनों नदी मिलकर ये यहाँ पर संगम बनाती है। कौन कौन सी, बनास, चंबल और सीप, बनास, चंबल और सीप, तीनों नदी यहाँ रामेश्वर में संगम बनाती है। बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 480 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आप सहायक नदी, सहायक नदी इसकी है बेरच, मेनाल, कोटाही, खारी, डाई, मोरेल। ये दोस्तों बनास की सहायक नदी है। पर्वत क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र, राजसमंद, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ये इसका अपवाद अंतर है दोस्तों।
चंबल और बनास और जो ये तीनों जो दोनों नदियां हैं, ये दोनों नदियां ही राजस्थान के 6 जिलों में से बहती है। ठीक है। अब दोस्तों बांध, इस नदी पर एक तो बीसलपुर बांध है, बीसलपुर बांध, और एक ईसरदा बांध और दोस्तों ईसरदा बांध जो यहाँ पर स्थित है, चौथ के बरवाड़ा के पास में सवाईमाधोपुर में ईसरदा बांध। ठीक है, ये होगी दोस्तों इस पर बांध। अब संगम, संगम दोस्तों इस नदी पर 3 संगम है। कहाँ 3 संगम? पहला संगम है बनास, बेड़च और मेनाल, यह है बिगोद। दूसरा संगम है बनास, खारी और डाई, यह है राजमहल टोंक, राजमहल टोंक बीसलपुर में है। तीसरा है बनास, संबल, सीप, यह है रामेश्वर, रामेश्वर सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर, ये 3 संगम है। ठीक है, बांध आ गई 2 बीसलपुर, और यहाँ पर बीसलपुर बांध, और दूसरा ईसरदा बांध। संगम दोस्तों बनास, बेड़च, मेनाल का संगम यहाँ बिगोद भीलवाड़ा में है। दूसरा संगम बनास, खारी और डाई का संगम दोस्तों यहाँ राजमहल के पास बीसलपुर में है। तीसरा बनास, चंबल और सीप का संगम यहाँ पर रामेश्वर खंडार तहसील है, जो कि सवाईमाधोपुर में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसका बनास का एक प्रमुख क्वेश्चन होता है, राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली नदी, राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली नदी। तो दोस्तों पूर्णतः बहने वाली नदी, पूर्णतः बहने वाली नदी, बहने वाली नदी वाली नदी, राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली नदी ये बनास है। ठीक है दोस्तों, इसी नदी को, इस नदी को वन की आशा, वन की आशा, वन की आशा, या इसको वनासी भी बोलते हैं, ये बनास के उपनाम है, वन की आशा या वनासी। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मोस्ट है, राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? बनास, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम चंबल। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।